हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रंजना पांडे और आज मैं आपको हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 पढ़ाने जा रही हूँ। तो हमारा टॉपिक है आज का आरंभिक नगर। पुराने भवन का संरक्षण जो इम्पोर्टेंस है उसको हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। पुराने भवन का संरक्षण, यहाँ पर जैसे आपको बताया कि हर बुक्स में, हर चैप्टर्स में क्या पढ़ रहे हैं कि स्टूडेंट्स के द्वारा ही रिप्रेजेंट करना चैप्टर को। तो हड़प्पा की कहानी यहाँ से देखते हैं। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में, ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा की कौन सी विशेषता नहीं है, इस तरह से पूछा गया है। तो यहाँ से देखिए, हड़प्पा की कहानी अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार, क्वेश्चन बनता है आपका कि कहाँ सबसे पहले कहाँ पर हड़प्पा की खुदाई हुई थी। तो क्वेश्चन आपका बनेगा, आंसर है इसका पंजाब। सबसे पहले कहाँ पर हुई? पंजाब में। तो इस काम में जुटे इंजीनियरों ने अचानक हड़प्पा पुरा स्थलों को देखा जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। पहले जब उनको मिला तो उन्हें क्या लगा कि ये खंडहर है, अच्छी ईंटें मिलेंगी, और इसी के लिए उन्होंने खुदाई की। तो उसको ज़्यादा ले गए और बाद में क्या हुआ, सोचकर वो हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ कर ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले सभी पुरास्थलों को, इमारतों और चीज़ों जो भी मिले उन्हें, क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है जो इम्पोर्टेंट है वो देखिए आप, कि हड़प्पा सभ्यता से पहले और बाद में 150 साल पहले और बाद में 150 साल पहले और 80 साल पहले, यानी सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में हमें सबसे पहले कहाँ पर वो हुआ था? पंजाब में, जो अभी कहाँ पर है? पाकिस्तान में आता है। और उसके बाद वाले जो भी हैं उस सबको हम किस नाम से जानते हैं? हड़प्पाई संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता, इसके नाम से हम जानते हैं। इन नगरों का निर्माण लगभग, ये पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के शहर का निर्माण लगभग कब हुआ था? आपका आंसर होगा 4700 साल पहले। नेक्स्ट देखिए, इन नगरों की इनकी विशेषता क्या क्या थी? तो इन नगरों में से कई को दो या इससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। क्वेश्चन पूछा जाता है नगरों की विशेषताओं में। सीटेट का ये मैंने लास्ट आपको जो कराया था, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, उसमें कराया हुआ भी है कि उनकी विशेषताएं क्या थी। जो हड़प्पाई नगर थे उनकी विशेषताएं क्या थी? 1, 2, 3 ऑप्शंस में देखिए दे दिया जाता है आपका। तो प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। पश्चिमी भाग कैसा था? छोटा था और ऊंचाई पर था पश्चिमी भाग। पूर्वी बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। पूर्वी कैसा था? इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये वाला। पश्चिमी भाग छोटा था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था, लेकिन ये पूछा जाता है निचले और ऊंचे इलाकों में क्या अंतर था, इस तरह से। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्व में नगर दुर्ग कहा। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि नगर दुर्ग किसको कहा गया? तो ऊंचाई वाले भाग को क्या कहा गया? नगर दुर्ग। और निचले हिस्सों को निचला नगर कहा गया। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पक्की थी, हजारों साल बाद भी उनकी दीवारें खड़ी रहीं। यानी तभी तो हमें पता चला कि ईंटों की जब खुदाई हुई और वहाँ से ईंटें निकाली गई, यानी कि जो दीवारें कैसी थी? बहुत ही मजबूत थी। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में खास इमारतें बनाई गई। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में बनना खास तालाब। यहाँ ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि महान स्नानागार कहाँ पर है? महान स्नानागार, तो आंसर होगा आपका मोहनजोदड़ो। महान स्नानागार मोहनजोदड़ो। और क्या था ये महान स्नानागार? किसको कहा गया है? तो इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल को परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां थीं। यानी जो महान स्नानागार था वो किसके लिए यूज होता था? नहाने के लिए। और इसमें भरने के लिए कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद वहाँ ये आइडिया लगाया गया कि वहाँ पर क्या करते थे? स्नान करते थे। तो वो महान स्नानागार अगर पूछा जाता है तो कहाँ पर था?
मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड कहाँ कहाँ कर पाए गए हैं? कालीबंगा और लोथल, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे स्थान कुछ बड़े नगरों में भंडार गृह मिले हैं। अन्नागार करके पूछा जाता है या भंडार गृह करके पूछा जाता है कि कहाँ पर पाए गए हैं, तो आपका हो जाएगा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल। ये नगर आधुनिक पंजाब के पंजाब सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, पूछा जाता है कि ये जैसे आपको पूछ लिया जाएगा कि भारत में कौन से कहाँ कहाँ पर हैं, तो भारत का आपका गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, जहाँ पर क्या मिला है आपका ये सभ्यता जो मिली है हड़प्पाई सभ्यता, जो आपकी गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांत में, इन सभी स्थलों में पुरातत्व को अनोखी वस्तुएं मिली हैं। अब क्या क्या मिला है पूछा जाता है कि कौन सी चीज़ इसमें से नहीं है या कौन सी चीज़ है, तो जैसे मिट्टी के लाल बर्तन, पत्थर के बांट, मोहरें, मनके, तांबे उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। ये आपका कहाँ से मिला है? हड़प्पाई संस्कृति से। इम्पोर्टेंट, ये पिक्चर दी गई है आपकी उसकी महान स्नानागार की, ये आप देख सकते हो, ये महान स्नानागार की पिक्चर है। जैसे हमने अभी चैप्टर में पढ़ा, पिक्चर से थोड़ा ज़्यादा देर तक याद रहता है। ये सीढ़ियाँ जो दी गई दोनों साइड से, इसको भर दिया जाता था और बाद में इसको क्या कर दिया जाता था? खाली कर दिया जाता था। ये इसके लिए और इम्पोर्टेंट है, उसमें ये पूछा जाता है ना कभी कभी कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं क्या थी, तो इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होती था। विशेषताएं जैसे पूछी जाएँ तो घर कैसे होते थे? 1 या 2 मंजिल के। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था, स्नान घर होता था, और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, उन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। यहाँ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। नगरीय जीवन, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग रहते थे जो उनकी खास इमारतों में जुड़ते थे। यहाँ ये संभवतः यहाँ के शासक थे, यानी कि जो नगरों की योजना बनाते थे वो कौन थे? यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि शासकों लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। क्या क्या मंगवाते थे? धातु, बहुमूल्य। ये शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों और सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। अब आगे इसमें दिया गया, इन नगरों में लिपिक भी होते थे। अब लिपिक क्या है, कौन थे? पूछा जाता है लिपिक कौन थे? कि हड़प्पाई सभ्यता, तो इन नगरों में लिपिक भी होते थे। कौन थे लिपिक? जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। तो लिपिक कौन थे? जो मोहरों पर लिखते थे, उनको क्या कहा गया है? लिपिक। आगे देखिए जो इम्पोर्टेंस है, ये मोहरें आपकी दी गई हैं। नगर और नए शिल्प। अब नए शिल्प में क्या क्या आता है? इसमें आपके जो हड़प्पा के नगरों में प्राप्त हुई हैं, पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें से अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। अगर आपका यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन बनता है कि कौन सी धातु किसके लिए यूज होती थी, कि जैसे पत्थर है, जो पत्थर से क्या, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, तांबे और कांसे से क्या बनाया जाता था? औजार बनाते थे। हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे, और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। ये आपकी कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। आपके फलक हैं, मनके हैं, बांट हैं, मोहरे हैं। उसके बाद है मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए पक्की मिट्टी तथा फेयोन्स। ये क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में। फेयोन्स क्या है ये पूछा गया है। तो पक्की मिट्टी तथा फेयोन्स से जुड़े हुए होते थे, उनको क्या बोला गया है? फेयोन्स। आगे देखिए, इनमें से अधिकांश वस्तुओं निर्माण विशेषज्ञों ने किया। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है
यहाँ इतना कुछ भी इम्पोर्टेंट्स नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम। हाँ देखिए ये आ गया आपका फेयंस, ये क्वेश्चन सीटेट में डायरेक्ट पूछा गया है। फेयंस क्या है? फेयंस तो पत्थर और संग, ये इम्पोर्टेंट्स है, इसको नोट डाउन आप कर लेंगे। पत्थर संग प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उनके बाद उन वस्तुओं को, तो आपको ऑप्शन में जो भी ऑप्शन दिए जाएंगे प्लस आप ये सोच लीजिए कि फेयंस क्या है? कृत्रिम रूप से तैयार किया हुआ है, पहले पॉइंट्स। और किससे? बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण में गोंद को मिलाकर, बालू में या तो गोंद को मिला देते थे। ये आप जो देख रहे हैं ये है क्या है? फेयंस है। इस चिकनी परत के रंग पर प्राय नीले या हल्की समुद्री हरे होते थे। फेयंस से क्या क्या बनाया जाता था? ये भी पूछा जा सकता है। मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन फेयंस से बनाए जाते थे। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट्स है वो मैं आपको बता दिया है। आगे देखिए, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। कहाँ से करते? राजस्थान। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश को ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कहाँ से? कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात। आपने देखा होगा कि हमें तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु कांसा बनाने के लिए हम किस किस का, ये पूछा गया है कि बिल्कुल आपके सीटेट में आप मोस्टली क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उसी से पूछा जाता है। एसएसटी में पूरा पोर्शन, एसएसटी और ईवीएस भी, तो पूछा गया है आपको कि आपको तांबा बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका देखो, कांसा बनाने के लिए किसका? तांबे का और टीन का। कौन सी धातु का? तांबा और आपका टीन, तांबा प्लस टीन, किसके लिए? आपका कांसा बनाने के लिए। नेक्स्ट देखिए, सोने आयात का आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सोने का आयात आधुनिक कहाँ से किया जाता था? तो आधुनिक कर्नाटक से। बहुमूल्य पत्थर का आपका बहुमूल्य पत्थर का गुजरात से, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ये साथ सीटेट में पूछा भी गया है कि बहुमूल्य पत्थर का आयात कहाँ से किया जाता था? गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से। नेक्स्ट देखिए जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, हड़प्पा के लोग, ये पूछा गया है कि कौन हड़प्पाई लोग क्या क्या पालते थे? हड़प्पा के लोग, हड़प्पा संस्कृति के लोग। तो हड़प्पा के लोग गाय, भैंस और भेड़ और बकरियां। ऑप्शन में दे दिया जाएगा गाय, बैल, भेड़ और बकरियां। एक ऑप्शन आपका इन चारों में से एक चेंज कर दिया जाएगा। इन चारों में से एक आपको ध्यान रखना है। गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। आपको याद रहेगा, इस तरह से करोगे, गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, इस तरह से। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों का चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया करते थे। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि लोग एक जगह से दूसरी जगह किस लिए यात्रा करते थे? कि जो वो पशुपालक बन गए थे, तो जब पशुओं के लिए चारा खत्म हो जाता था या उनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं होती थी, खुद के लिए नदियाँ सूख जाती थी, तो एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर लेते थे। गुजरात में हड़प्पाई कालीन नगर के सूक्ष्म निरीक्षण, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखिए इस चैप्टर में, हाँ यहाँ से देखिए, लोथल के बारे में आपका दिया गया है। इस नगर में गुजरात की खम्मात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी, साबर नदी की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो लोथल नगर है वो कौन सी नदी के किनारे है? तो वो आपका कहाँ पर है? साबर नदी। और यहाँ पर क्या क्या मिला है? पत्थरों, शंकों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। कौन सा? लोथल। कौन सा केंद्र? लोथल। नेक्स्ट, इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन या मोहरबंदी क्या होती थी? कि गीली मिट्टी पर दबाने से उनकी बनी छाप, यानी जब वो एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे तो एक क्या करते थे, गीली मिट्टी से उस चीज़ को सील करने के बाद एक छाप बना देते थे कि जब हमने कोई भी चीज़ है और उसको ऊपर से गीली मिट्टी से यहाँ से बंद कर दिया
और उस पर ऊपर हमने कोई एक छाप बना दी यहाँ पर। तो अगर उसमें क्या है कि अगर वो किसी ने तोड़ा है तो क्या होगा, वो जो छाप है वो क्या होगा, टूट जाएगी। तो इससे उन्हें पता चल जाता कि सील है या नहीं है। इसको बोलते थे मोहरबंदी। ये आपका एक पिक्चर दी गई है यहाँ पर, लोथल का बंदरगाह। ये सबसे बड़ा था उस समय, लोथल का बंदरगाह। लोथल, यह एक बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते से आने वाली नावें रुकती थीं। और लोथल आपका कहाँ पर है, लोथल आपका गुजरात में। ध्यान रखना है आपको कि लोथल आपका कहाँ आता है, गुजरात में, गुजरात की खम्मात खाड़ी, ठीक है, जहाँ समुद्र के रास्ते से नावें रुकती सम्मत है, यहाँ पर माल चढ़ाया या उतारा जाता होगा, ये आइडिया लगाया जाता है। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ पर मनके बनाने का काम होता था, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखिए मुद्रा, मोहरों का प्रयोग सामान से भरे डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये आपको देख सकते हैं आप, पिक्चर्स में दिया गया, ये इस तरह से गीली मिट्टी के ऊपर ये आपको दिख रहा है, यहाँ से ये मोहर बनी हुई है, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था थैले के बंद करने के बाद। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि थैले को हम अगर ऊपर से बंद करने के बाद क्या कर देंगे, उसकी मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मोहर लगाई जाती थी। यहाँ पर गीली मिट्टी पोत दी और उसके ऊपर मोहर लगा दी यहाँ पर, तो वो क्या हो गया, उस छाप दिया और उसको बोलेंगे मोहरबंदी। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो ये आपका यहाँ तक क्लियर हो गया कि मोहर क्या है, मोहरबंदी क्या है उस समय। अब सभ्यता के अंत का रहस्य, जैसे बोलते हैं कि ये जो सभ्यता थी उसका अंत कैसे हुआ, क्या कारण हो सकते हैं निम्नलिखित में से, क्या कारण है क्या कारण नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन बनता है इसमें से। तो जो ऑप्शन मतलब आते रहते हैं कुछ, देख आप बुक्स में से देखिए, अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया होगा, आइडिया लगाते हैं। रहस्य मतलब अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है कि इसका पर्टिकुलर रीज़न क्या था, कि किस वजह से लोग हड़प्पाई सभ्यता का विनाश हुआ, क्यों नष्ट हो गई। तो अचानक लोगों ने नगरों को छोड़ दिया, लेखन मोहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया, दूर दूर के कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया, मोहनजोदड़ो में सड़क पर कचरे के ढेर बढ़ने लगे, जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई, सड़कों पर ही झुंगी नुमा घर बनाए जाने लगे। ये सब क्या है, ये सब एक लगा रहे हैं रहस्य हैं। हम कह नहीं सकते हैं कि इनमें से कौन सा सच है और कौन सा गलत है, सही है या गलत है। आगे देखिए नेक्स्ट, सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थीं, लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए थे। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। पूछा जाता है कि नए नगरों का विकास कब हुआ था, तो इसके लगभग 1400 साल बाद, यानी जो नए नगर हम जो पढ़ेंगे आगे आप चैप्टर्स में पढ़ोगे, इसमें भी दिया गया है आप इसके बारे में कब पढ़ोगे, अध्याय 5 और 8 में नए नगर, इसके बारे में। ये एटलस आपका दिया गया है मिस्र के बारे में, ये पिरामिड वहाँ के दिए गए हैं। और ये पिरामिड्स क्या होते थे मैं आपको बता देती हूँ कि जो इजिप्टियंस लोग थे, मिस्र के जो लोग थे, तो उनको जब उनके यहाँ के राजा वगैरह की क्या हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी। ये देखो पिरामिड, ये पूछा गया है पिरामिड क्या होता था। तो ये जो आपको पिक्चर्स में दिख रहे हैं ये पिरामिड है, ये क्या है, पिरामिड है। और ये पिरामिड कब बनाए जाते थे कि इनके जो राजा महाराजाओं की मृत्यु होने के बाद उनको दफना दिया जाता था इन्हीं पिरामिडों के अंदर। जैसे कब्र बनाते हैं, कोई कुछ बनाता है, ये पिरामिड बनाते थे। और इनके शवों को यहाँ पर मम्मी बोलते थे, जो इनके शव होते थे उनको क्या बोलते थे, मम्मी। ये इनके शवों को मम्मी बोला जाता था। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थीं। यानी इनका विश्वास क्या था कि एक और जीवन है, तो उनके साथ में क्या क्या चीज़ें दफनाई जाती थीं। मिस्र लोग क्या क्या दफनाते थे, तो खानदान, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, बाग यंत्र, हथियार और जानवर, यानी जानवर को कभी कभी सबके साथ, यहाँ से देखिए, कभी कभी सबके साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए ज़्यादा धन दौलत को खर्चा किया जाता था। यानी क्या होता था, ज़्यादा धन दौलत का खर्चा होता था। ये क्लास मेरी यहीं कंप्लीट होती है। और मेरी आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कुछ भी अपने जो सजेशन हो मेरे लिए, तो आप बताइएगा आपको मेरी क्लास कैसी लगी, क्या इम्प्रूव मुझे करना चाहिए।
और आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।